विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके समूह को वन कहा जाता है। ठीक है, ये वन जो है पौधों का वह समूह है जो किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना वह उगता है और विकसित होता है। कहने का तात्पर्य है कि वन के अंतर्गत पौधों का वह समूह आता है जिस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव का कोई हस्तक्षेप उसके उगने और विकसित होने में कोई जो है मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। वह स्वयं उगता है और स्वयं अपने को विभिन्न पर्यावरण के अंतर्गत वह अपने को ढाल लेता है। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत वह अपने को ढाल के अपना विकास करता है। भारत में देखिए विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव वनों पर पड़ता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं। अब देखिए, ये जैसे इसको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से बना है। ठीक है, फॉरेस्ट लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बाहरी। ठीक है, बाहरी अर्थात ये जो वन क्षेत्र होते हैं वो गांव के बाहर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ये हम यहाँ पे बताए हैं कि भारतीय वनों को प्रभावित करने वाले तत्वों में मिट्टी, जलवायु, भू आकृति, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना, ये तमाम ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वनों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि वनों में भी भिन्नता पाई जाती है और वो किस कारण पाई जाती है, ये इन जो है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा दो परिस्थितियां हैं, दो तत्व हैं जो वनों को प्रभावित करते हैं। जैसे भारतीय वनों पर देखिए वर्षा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अब जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, तो वहां पे बहुत सघन वन पाए जाते हैं और सदापर्णी माने सदाबहार, सदाहरित, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहां पर होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो जिनके पत्ते गर्मी आते आते बसंत ऋतु में झड़ने लगते हैं। और जहां पर वर्षा कम होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहां पर कटीले एवं झाड़ियोंदार वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये वर्षा का प्रभाव है जिसमें वनों की प्रकार में भी भिन्नता हो जाती है। अब देखिए, तापमान को यदि देखा जाए तो तापमान का भी प्रभाव भारतीय वनों पर पड़ता है। कि अब देखिए, हिमालय पर्वत है और जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ऊंचाई के साथ साथ वनों के प्रकारों में, पौधों में परिवर्तन होता जाता है। जैसे यदि हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को देखा जाए तो 900 मीटर से ऊपर चलने पर ऊपर जाएंगे
तो सबसे पहले निचले जो भाग हैं जहाँ पर टेम्परेचर अधिक रहता है वहाँ जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। फिर जब उससे ऊपर जाएंगे आप तो उप उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर और ऊपर जाएंगे तो तापमान और घट जाता है तो शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और फिर उसके ऊपर जाने पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। तो ये जो है तापमान का प्रभाव पड़ता है वनों पे। ठीक, अब देखिए भौगोलिक, अब भारत के जो वन क्षेत्र हैं इनको विभाजित करना बड़ा कठिन था, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह से विद्वानों ने बांटने का प्रयास किया और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल 16 प्रकार के वन पाए गए और उसमें जो है वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो वर्गीकरण हुआ उसके आधार पर कुल 16 प्रकार के वन पाए गए। उन 16 प्रकार के वनों को 5 खंडों में A, B, C, D और E, 5 खंडों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम इनको जानते हैं कि ये प्रकार कौन कौन से हैं। अब पहला है, ए है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन। सदापर्णी वन जो होते हैं, सदापर्णी जो लिखा है इसका मतलब होता है कि ये जो है वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां किसी मौसम में गिरती नहीं है। ठीक है, सदा हरा भरा, सदाबहार वन जिसको कहते हैं वो सदावर्णी वन। उष्णकटिबंधीय उपसदावर्णी, उष्णकटिबंधीय उपसदापर्णी वन। ठीक है, सदापर्णी, आर्द्र सदापर्णी और उपसदापर्णी वन। ठीक, ये भी जो है इसमें पर्णपाती और सदापर्णी दोनों मिश्रित अवस्था में होते हैं, तो उप है इसीलिए उसको उपसदापर्णी वन कहा जाता है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती, पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन जहाँ आर्द्र का मतलब होता है जहाँ पर आर्द्रता ज्यादा हो, नमी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। और पर्णपाती वन इसलिए मतलब जहाँ इसके पत्ते गिरते हो, पर्णपाती वन। और वेलांचली एवं अनूप जो है इन वनों को कहा जाता है। अब ये उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। बी शुष्क कटिबंधीय वन, ड्राई, जहां मौसम शुष्क होता है वहां। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार। इसमें भी उष्णकटिबंधीय सदापर्णी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार एवं झाड़ियों वाले वन। पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन तीसरे, माने पर्वतीय वन को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। उप उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, उप उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी पाइन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदापर्णी, ये 3 प्रकार। पर्वतीय शीतोष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय, हिमालयी आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय और हिमालयी शुष्क शीतोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को विभाजित किया गया। अब ये अल्पाइन वन जो ऊपर पाए जाते हैं, इसके ऊपर जो है फिर पूरा बर्फ से ढका रहता है, वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, इस तरह के पौधे छोटे। वैसे अल्पाइन वन भी छोटे छोटे पौधों का समूह है। अल्पाइन वन, उप अल्पाइन, आर्द्र अल्पाइन गुल्म, शुष्क अल्पाइन गुल्म। इन
ये 16 प्रकार जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आप यहाँ नक्शे पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये सदाबहार वन है, ठीक है। ये पर्वतीय वन है ऊपर, ये शुष्क एवं कांटेदार वन है। यहाँ भी शुष्क एवं कांटेदार वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मानसूनी वर्षा बहुत कम हो पाती है। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसीलिए जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये एरिया जो है यहाँ भी कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जो बड़ा एरिया है ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण के बाद कुछ अन्य आधार पर भी भारतीय वनों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। अन्य आधार पर पहला कानूनी अथवा प्रशासनिक वर्गीकरण। देखिए, वनों के नाश को रोकने के लिए, वनों के समाप्ति, जो वनों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है और वन समाप्त होते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए इन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है वनों को। तो कानूनी अथवा प्रशासनिक वर्गीकरण, इसमें आता है सुरक्षित वन। यह जो पूरी तरह से यह जो है सुरक्षित रखा गया है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से वर्जित है। चाहे वो वनों की कटाई हो, पौधों की कटाई हो या पशुचारण से संबंधित हो, दोनों इस सुरक्षित वन के क्षेत्र में नहीं हो सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों का जो वन है वह जो है जलवायु एवं भौतिक परिस्थितियों को सुरक्षित रखने हेतु इनको वनों को सुरक्षित रखा गया है, जिससे जैसे बाढ़ नियंत्रण को रोकना, ये जो मरुस्थल का विकास हो रहा है उसे रोकना, तथा कटाई, ये जो भूमि का कटाव है, भूमि क्षरण है, उसको रोकने के लिए सुरक्षित वन कुछ क्षेत्र हैं जो सुरक्षित रखे गए हैं। ये कुल वन का 54% भाग है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से वर्जित है, ठीक है। संरक्षित वन, इस वन के अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप संभव है, अर्थात पशुचारण एवं पौधों की छटाई हो सकती है, लेकिन वह भी सरकार के पूरे नियंत्रण में होती है, संरक्षित है। उस पर भी जो है अनियंत्रित रूप से कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि यह भी वन को सुरक्षित रखने के लिए इसे संरक्षित किया गया है। तो कुल वन का 29% भाग है। अवर्गीकृत वन कुल वन का 17% भाग है, इसको अभी तक किसी वर्ग में नहीं रखा गया है और इसमें पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप संभव है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब वनों का जो स्वामी है, तो राजकीय वन माने सरकार का पूरी तरह से सरकार के अधीन, ये कुल भाग का 96%, पूरे भारत के वन का 96% जो भाग है वो राजकीय वन के अंतर्गत आता है। संस्थानीय वन वो वन कहे जाते हैं जिस पर स्थानीय सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे नगर पालिका एवं जिला परिषदों का नियंत्रण होता है। ऐसे वन 3% है और व्यक्तिगत वन जिस पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार है वो 1% है, ठीक है। संरचना के आधार पर, मतलब जिस तरह से पौधों का विकास हुआ है, उनकी संरचना हुई है, उसके आधार पर कोणधारी वन कुल वनों का 5% भाग और चौड़ी पत्ती वाले वन कुल वनों का 95% भाग, ठीक, संरचना के आधार पर।
विदोहन के आधार पर, माने हम जिसका उपयोग करते हैं, जिन वनों का उपयोग करते हैं उसको भी वर्गीकृत किया गया है कि किस भाग का हम जो है उपयोग कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं और किस परिस्थिति में कर सकते हैं। जैसे विदोहन योग्य वन है, विदोहन के आधार पर जो है पहला विदोहन योग्य, कुल 50% वन आते हैं इसमें। जिन वनों से लाभ प्राप्त किया जाता है, लकड़ी काट के, जीविकोपार्जन करके किया जाता है, लकड़ी को काट के, और बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत अधिक लाभ होता है, इन जंगलों से जो है लाभ प्राप्त है, इसका उपयोग किया जाता है। संभावित विदोहन माने भविष्य में इसको जो है भविष्य में इसका उपयोग करने हेतु संरक्षित रखा गया है कि इसका उपयोग बाद में किया जाएगा, भविष्य में किया जाएगा, संभावित। और अन्य जिसके उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये संभावित जो विदोहन योग्य वन है वो कुल वन का 1/4 भाग, 1/4 भाग, मतलब 25% भाग इसके अंतर्गत आता है। और अन्य जो वन है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसका आप पूरी तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। देखिए, वनों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जिसको सुरक्षित रखना हम लोगों का कर्तव्य है। तो इसमें सरकार ही सुरक्षित रखे यह बात नहीं है, हर मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह वनों की सुरक्षा करे। जिससे वन है तो मानव जीवन है, हम सांस भी लेते हैं तो वनों के ऋणी हैं, ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने भौगोलिक आधार पर और कानूनी अथवा प्रशासनिक आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समुदाय के आधार पर, वनों का वर्गीकरण, ठीक है।